आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारे शब्द लिखे गए हुए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर सोशल लिखा हुआ है, यहाँ पर पीपल की बात की गई हुई है, यहाँ पर विदिन की बात की गई हुई है, यहाँ पर हाईलाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल लिखा हुआ है, पावर, स्टोरी, हिस्टोरिकल, पास्ट, सोसाइटी, मूवमेंट, पर्टिकुलर, हिस्ट्री, ग्रुप, नॉलेज, कॉन्स्टेंटली कंसर्न, कैपिटलिज्म, राइटिंग, वर्किंग क्लास, एक्शन, इवेंट, मेनी, रिलेशंस और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से जो अलग अलग शब्द हैं उसको आप देख सकते हैं, और मैं आपको ये शब्द इसलिए दिखा रहा हूं इस चित्र के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि अब जो हम लोग अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है, और यह आधिकारिक रूप से आप लोगों का एसएसटी का पहला कक्षा है, जहां पर हम लोग सिलेबस के अनुसार अब पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को वो सारी बातें पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को आपके बोर्ड पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की थी, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजों की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि आखिर आपको इस एकेडमिक ईयर में, इस शैक्षणिक सत्र में पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे ये सारी चीजों की पढ़ाई होगी। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। इस क्लास में हम लोग औपचारिक रूप से अब पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और चूंकि आप लोग एसएसटी जो पढ़ रहे हैं ये 3 पार्ट में, 3 यूनिट में डिवाइडेड है, जहां पर यूनिट 1 है हिस्ट्री, इतिहास, यूनिट 2 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और यूनिट 3 जो है इकाई संख्या 3 जो है ये नागरिक शास्त्र को समर्पित है, यानी कि सिविक्स की बात की जाएगी। और हमने ये सारी बातें और क्या क्या बातें करनी है ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में कर लिया है। अब यहां पर हम लोग आएंगे यूनिट 1 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि एसएसटी का भी चैप्टर नंबर 1 होगा और हिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 होगा, यानी कि अब हम लोग उसकी बात करेंगे, और वो जो चैप्टर है वो इसी पर आधारित है, इसी पिक्चर पर आधारित है। यही हिस्ट्री, यही मूवमेंट, यही कॉन्स्टेंटली, यही सोसाइटी, यही ऑल्सो, यही स्टडी, यही वर्किंग ग्रुप, यही ओपन, यही थॉमसन, यही पीपल, यही चेंजेज, यही प्रेजेंट, यही पास्ट, यही फंडामेंटल, इन्हीं सारे चीजों की बात होगी। यानी कि अब हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को आपके नए क्लास 8 में एसएसटी के तहत पढ़ना है, एसएसटी के अंतर्गत पढ़ना है। और मैं दमोही श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल स्टडीज टीचर अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं, और बात करूंगा वो सारी जो आप लोगों को करनी है, जो आप लोगों को पढ़नी है आपके बोर्ड के अनुसार और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार और आपके पुस्तक के अनुसार। ये वही पुस्तक है जो आप लोगों के पास है, और ये सॉफ्ट कॉपी के तौर पर, पीडीएफ के तौर पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों की पढ़ाई जो जिस बोर्ड से हो रही है, ये भारत पर बड़े स्तर के आधार पर, अगर हम लोग बात करें भारत में बड़े स्तर के आधार पर बात करें, तो ये एकलौता ऐसा बोर्ड है जो कि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी निखारने की बात करता है। यानी कि एक ऐसा बोर्ड जो नॉलेज के साथ साथ स्किल देने को भी समर्पित है, यानी कि आप उस बोर्ड के अनुसार पढ़ाई करेंगे, उस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर आप अपने कौशल का भी विकास करेंगे और साथ ही साथ अपना ज्ञान वर्धन भी करेंगे, जो दूसरे बोर्डों में, दूसरे जो बाकी बोर्ड हैं बड़े स्तर पर, वहां पर ये सारी चीजों की कमी हो जाती है। लेकिन पीएसबीआई आपको ये सारा कुछ दे रहा है, और साथ ही साथ आपको यहां पर दो तरफा या फिर कहें तो डुअल क्लास एडवांटेज भी मिल रहा है, जहां पर आप अपने विद्यालय से, यानी कि जहां पर आपका नामांकन है वहां से तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज वहां पर हो ही रहे हैं, वहां पर क्लास हो ही रहे हैं। साथ ही साथ पीएसबीआई आपको ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका डुअल जो एडवांटेज के तहत जो आपका डुअल नॉलेज या फिर कहें तो जो आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है, वो यहाँ पर दो तरफा हो रहा है। एक तो आपके स्कूल के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से हो ही रहा है, साथ ही साथ यह वीडियो लेक्चर भी सारे सब्जेक्ट के आधार पर आपका ज्ञानवर्धन करेगा।
और यहाँ पर जो कंटेंट है इसके आधार पर हम लोग सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 हिस्ट्री, जिसमें हम लोग का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है वेयर, व्हेन एंड हाउ। अब हम लोग इसी की बात करेंगे और यह आप लोगों के पृष्ठ संख्या 5 पर है, यानी कि आप लोग अपना पृष्ठ संख्या 5 निकालें, वहां पर आपको यह अध्याय देखने को मिलेगा जहां से इस अध्याय की शुरुआत होती है। अब हम लोग बात करते हैं वो सारी बातें जो आप लोगों को इसमें करनी है, जो आप लोगों को इसमें पढ़नी है आपके बोर्ड के अनुसार। तो ये जो यूनिट 1 हिस्ट्री है, इसका जो पहला चैप्टर है वेयर, व्हेन एंड हाउ, इसमें आप लोग ये चैप्टर पढ़ के, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों को बेसिकली कौन कौन से ज्ञान, कौन कौन से नॉलेज मिलेंगे, वो 4 पॉइंट यहां पर दिया गया हुआ है, जो कि की हाईलाइट के सेगमेंट के आधार पर प्रकाशक ने और लेखक ने यहां पर बताया है। ये 4 चीजें जो हैं इस चैप्टर का मुख्य आकर्षण है, या फिर कहें तो मुख्य धुरी है, मुख्य बेस है। पहला, टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस। यहां पर आपको टाइम स्पैन के बारे में, और टाइम स्पैन यानी कि जो अलग अलग काल खंड में जो चीजें बीती है, जो घटी है, उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप लोग मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, भारतीय इतिहास के आधार पर आधुनिक काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में, क्लास 7 में आप लोगों ने मेडाइवल पीरियड के बारे में, इंडिया के मेडाइवल पीरियड के बारे में जाना था। अब हम लोग इस क्लास में मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, यानी कि मध्यकाल के बाद अब हम लोग आधुनिक काल की बात करेंगे। मध्यकाल आप लोगों ने पढ़ा क्लास 7 में, आधुनिक काल की बात होगी क्लास 8 में, यानी कि इस क्लास में। इसके साथ साथ एन ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड का एक ओवरव्यू, यानी कि एक झलकी कहें, या फिर एक जो वो सारा जो धुर्री है, जो ढांचा है, वो सारा कुछ यहां पर आपको बताया जाएगा इस अध्याय में। और सोर्सेज टू स्टडी द मॉडर्न पीरियड, और आधुनिक काल को किस आधार पर, किस स्रोत के आधार पर पढ़ा जाए, पढ़ा जाता है, इन सारे चीजों की भी बात इस अध्याय में, इस चैप्टर में की जाएगी, यानी कि वेयर, व्हेन एंड हाउ में की जाएगी। वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, एंड हाउ मतलब कैसे। कहां, कब और कैसे, इन्हीं सारे चीजों की बात इस पूरे अध्याय में हम लोग करेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विथ, यहां पर लेट्स स्टार्ट विथ में क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री इज द ग्लोबल, मॉडर्न हिस्ट्री इज द ग्लोबल हिस्टोरियोग्राफिकल अप्रोच टू द टाइम फ्रेम आफ्टर द पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास को हम कब से कब का माने, ये चीजें यहां पर लिखी गई हुई है कि आधुनिक इतिहास का आखिर टाइम पीरियड कब से कब शुरू होता है। क्योंकि मेडाइवल पीरियड आप लोगों ने देखा था क्लास 7 में कि अगर भारत के रेस्पेक्ट में देखें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मेडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकाल जाता है, जबकि यूरोप के लिए वो, या फिर यूरोपियन नेशन के लिए 5वीं सदी से लेके 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जाता था, 13वीं और 16वीं शताब्दी तक जाता था। तो वहीं पर अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर यह जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका टाइम स्पैन कहां से कहां तक होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री इज द ग्लोबल हिस्टोरियोग्राफिकल अप्रोच टू द टाइम फ्रेम आफ्टर द पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री। जो पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री था उसके बाद का जो हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम है, या फिर उसके बाद का जो इतिहास है, वही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है, वही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। अब बात करेंगे कि पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री क्या होता है, इन सारे चीजों की बात हम लोग आगे करेंगे। We cannot study the modern history of India in radical separation from the history of the world. हम लोग अगर भारत की, चूंकि हम लोग को भारत का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है इस चैप्टर में, अगर हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे तो हम लोगों को पूरे दुनिया के आधुनिक इतिहास को, पूरे दुनिया के हिस्ट्री को, पूरे दुनिया के इतिहास को भी बेस बनाकर चलना होगा। क्योंकि इतिहास जो है वो
आइसोलेट करके अलग थलग करके नहीं लिखा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बेस है वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है ये हमारा सोशल स्टडीज का पार्ट है, और सोशल स्टडी जो है ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और सोसाइटी जो है ये हमारा आई से शुरू होकर वी से होते हुए यूनिवर्स तक जाता है, पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। इसलिए अगर हम लोग को भारतीय इतिहास को भी अगर सिर्फ पढ़ना है तो उसको भी हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़कर पढ़ना होगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम लोग इसको रेडिकल सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग थलग नहीं कर सकते हैं कि हमारा इतिहास तो ये है, हमें यूरोपियन हिस्ट्री, हमें अफ्रीकन हिस्ट्री, हमें ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री, हमें अमेरिकन हिस्ट्री, इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, हमें अंटार्कटिका के हिस्ट्री से मतलब नहीं है, हम सीधा कर लें तो ये चीजें सही नहीं होगा इतिहास के लिए। यही लिखा हुआ है। Various developments and changes happening in that period around the world need to be taken into account। बहुत सारे बदलाव हुए जब की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जिस मॉडर्न हिस्ट्री की बात हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, उस समय वर्ल्ड में यानी कि संसार में, दुनिया में भारत के अलावा अलग अलग देशों में भी बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेज हुए। वन ऑफ द मोस्ट पाइवोटल सोर्सेज टू स्टडी the modern period are the official record of the British administration which acquaintances about the policies adopted by the British in India। एक बहुत बड़ा आधार अगर हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास के लिए देखें तो क्या आता है, तो आता है कि वो जो ब्रिटिशर्स जो भारत पर राज करके गए, वो जो अंग्रेज भारत पर राज करके गए, उन्होंने कौन कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी जानकारी जो है वो साझा की या लिखी, जिसके आधार पर जो हिस्टोरियन है वो मॉडर्न हिस्ट्री को, भारतीय आधुनिक इतिहास को लिखे। यानी कि जो पाइवोटल सोर्स, जो मुख्य स्रोत हैं हमारे मॉडर्न पीरियड यानी कि भारतीय आधुनिक इतिहास के, उसका जो मेन स्रोत है या फिर मुख्य स्रोत है, बहुत सारे स्रोतों में से जो पाइवोटल सोर्स है, मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है, वो जो है वो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और उसके बारे में जो लिखा, जो उनका राय था, जो उनका विचार था, जो तथ्य थे, उसके आधार पर हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास की पढ़ाई करते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा है और इसमें भी देखेंगे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है बेसिकली दो होता है, एक लिटरेरी सोर्स होता है और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। लिटरेरी सोर्स जहां पर लेखन के आधार पर हमें जानकारी मिलता है बीते हुए कल का, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जहां पर हम लोग अलग अलग भवनों, अलग अलग जगहों, अलग अलग स्थल यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुओं को खंगालते हैं, उसको खोदते हैं या फिर उसको पढ़कर जानकारी लेते हैं, और ये पढ़ने वाले लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यानी कि लिटरेरी सोर्स साहित्यिक स्रोत और आर्कियोलॉजिकल स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पूरा तत्वविद वाला, पूरा तत्व वाला जो स्रोत है, इन सारे चीजों के आधार पर हिस्ट्री का आधार बनता है। तो अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमारा जो मुख्य स्रोत है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे गए या ब्रिटिशर्स के द्वारा साझा किए गए, शेयर किए गए नॉलेज, साझा किए गए जानकारी बनते हैं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा जो भारत है वो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हमारा जो भारत है वो उस समय, अगर मॉडर्न हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस समय जो है वो अधिकांश समय तक हमारा भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसी कारण से अंग्रेजों के वचनों, अंग्रेजों के लेखों, अंग्रेजों के द्वारा साझा किए गए जानकारी के आधार पर हमारा यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास बनता है, आधार बनता है। ये एक चित्र है जिसके आधार पर ये सारी चीजें लिखी गई हुई है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस की। आखिर ये टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस कहलाता क्या है, इसको कहते क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस को हम लोग देखेंगे इस अध्याय में, क्योंकि लेखक के द्वारा ये चीजें वहां पर बताई गई हुई है। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस की। We have already learned history is divided into three periods: ancient, medieval and modern। We have already learned that, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, THAT होगा learned के बाद और हिस्ट्री से पहले।
तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या फिर 3 पीरियड, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। हम लोगों ने ये पहले देख रखा है, पिछले क्लास में आप लोगों ने देख रखा है कि इतिहास को आसान बनाने के लिए इतिहासकार ने इतिहास को 3 खंडों में विभाजित कर दिया, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब बहुत पहले वाला, मॉडर्न मेडाइवल यानी कि मध्य वाला, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक वाला। द टाइम स्पैन ऑफ दिस डिवीजन इज हाउएवर नॉट यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर वर्ल्ड। अब जहां तक बात करें कि ये 3 खंडों में तो इतिहास को बांट दिया गया, लेकिन अब ये जो 3 पार्ट में बटे हैं, इन तीनों के अपने अपने समय होंगे, इन तीनों के अपने अपने काल होंगे, इन तीनों का अपना अपना टाइम फ्रेम होगा, इन लोगों का अपना अपना टाइम पीरियड होगा कि एंशिएंट का मतलब है इतना साल से इतने वर्ष से इतने वर्ष तक, मेडाइवल का मतलब है इतने वर्ष से इतने वर्ष तक, और मॉडर्न का मतलब है इतने वर्ष से इतने वर्ष तक। लेकिन ये चीजें जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है पूरे दुनिया के लिए। हर देश या फिर लगभग अलग अलग देश का मेडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड या फिर एंशिएंट पीरियड अलग अलग वर्षों का होता है या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का मेडाइवल पीरियड और यूरोपियन नेशन का मेडाइवल पीरियड जो है वो अलग अलग समय का था, वही लिखा हुआ आगे। इन यूरोप फॉर इंस्टांस द मॉडर्न पीरियड बिगेन अराउंड द 16th century which was very much a part of medieval history in India। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि जो आधुनिक इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से 16th century से शुरू हो जाता है। यानी कि 16th century से जब आगे हम लोग चलते हैं तो वो यूरोप के परिप्रेक्ष्य में, यूरोप के लिए वो मॉडर्न पीरियड कहलाता है, जबकि भारत में तो 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक मेडाइवल पीरियड ही था। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया और भारत में 18वीं शताब्दी तक मेडाइवल पीरियड ही चल रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि अलग अलग देशों के लिए ये जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम जो लिमिट है, ये अलग अलग हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए हो ही, लेकिन हाँ बहुतों के लिए होता है और हो सकता है। In India, the death of Aurangzeb in 1707 is considered to be the beginning of the modern period। जबकि भारत में औरंगजेब के मृत्यु के बाद यानी कि वर्ष 1707 के बाद का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड माना जाता है, वो आधुनिक काल माना जाता है भारत का। यानी कि यूरोप में 16th सेंचुरी से शुरू हो गया और भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि वर्ष 1707 के बाद का जो पीरियड है वो आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आधुनिक काल माना जाता है। तो वही कहा गया है कि इतिहास तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है ये तीनों का अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो ही ऐसी भी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है, ये हो सकता है। आगे फैक्ट फाइल। अब हम लोग तथ्य की बात कर लेते हैं इस सेगमेंट में। इन 1817 जेम्स मिल इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अगर हम लोग एक फैक्ट की बात करें, एक तथ्य की बात करें, तो वर्ष 1817 में जेम्स मिल ने अपना एक बुक लिखा जिसका नाम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, जिसमें उसने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में 3 कालों में विभाजित किया। एक काल हिंदू, एक काल मुस्लिम और एक काल ब्रिटिश का। यानी कि जो हम लोग देख रहे थे कि इतिहास जो है वो बेसिकली एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में विभाजित है, डिवाइडेड है, वो जेम्स मिल वाला जो नजरिया है वहां पर वर्ष 1817 में इसके पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा कहलाता है हिंदू हिस्ट्री, एक हिस्सा कहलाता है मुस्लिम हिस्ट्री और एक हिस्सा कहलाता है, एक खंड कहलाता है ब्रिटिश हिस्ट्री। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 5 से आते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। अब हम लोग बात करते हैं एन ओवरव्यू का। क्या है एन ओवरव्यू में?
द मेडाइवल यूरोप विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम लोग मेडाइवल यूरोप की बात करें, अगर मध्यकाल के अगर हम लोग यूरोप की बात करें, तो वहां पर बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए इस काल में। चेंज वाज इन द एयर इन आर्ट, इन लिटरेचर, साइंस और पॉलिटिक्स। जो चेंजेस था, जो बदलाव था, वो एकदम हवा कह लें तो वो हवा में था, यानी कि हर दिशा में, हर रफ्तार में, हर चीजों में बहुत तेजी से और व्यापक बदलाव हो रहा था। चाहे हम लोग आर्ट यानी कि कला की बात कर लें, साहित्य यानी कि लिटरेचर की बात कर लें, साइंस यानी कि विज्ञान की बात कर लें, या फिर राजनीति जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं उसकी बात कर लें, हर जगह बदलाव हो रहा था। मेडाइवल यूरोप में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, हर क्षेत्र में कहें तो हवा में ही उस समय बदलाव का जो कीड़ा था वो चल रहा था। स्पेशल स्ट्रेस वाज लेड ऑन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बाय द यूरोपियन रेजिडेंट्स। यहाँ पर स्पेशल स्ट्रेस वाज लेड ऑन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बाय द यूरोपियन रेजिडेंट्स। ये जो यूरोपियन ये सारे लोग थे, इन लोगों का जो मेन उस समय फोकस था, मेन जो दबाव था, या फिर मेन जो पक्ष था, मेन जो पहलू था जिस पर ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे, वो था इंक्वायरी, यानी कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि किसी भी चीज को जानने, किसी भी चीज को खंगालने, किसी भी चीज को अगर बदलाव करना है तो बहुत सारी चीजों को जानना, उसके बारे में खंगालना, उसके बारे में पता करना, इन सारी चीजों पर इन लोगों का बेसिक फोकस था। रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग लेड टू लिटिमेसी विच फाउंड एक्सप्रेशन इन म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, थिएटर एंड लिटरेचर। ये सारे जो बदलाव हुए, ये सारे जो ह्यूमन बीइंग के आधार पर, यानी कि मानव सभ्यता, मानव जाति, मानवता के आधार पर, ह्यूमन बीइंग के आधार पर ये जो अलग अलग बदलाव हुए, ये चाहे वो साहित्य की बात करें, चाहे वो सिनेमा की बात करें, चाहे वो चित्रण की बात करें, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, यहां हुए। अब यहां पर 3 पॉइंट दिया हुआ है इस ओवरव्यू के तहत। पहला, इन एडी 1453 द तुर्क टुक कंट्रोल ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड रूट कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट। वर्ष 1453 में जो तुर्क थे, यानी कि जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया कि यूरोप और ईस्ट, यानी कि यूरोपियन नेशन, यूरोप महादेश के देश, और ईस्ट यानी कि पूर्वी देश के बीच का जो रूट था, जो यातायात का रूट था, जो ट्रांसपोर्ट का रूट था, उसको तुर्क वालों ने नियंत्रित कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि जिस रूट से ये लोग आते थे, ईस्ट में आते थे, यूरोपियन कहें तो एशियन नेशन में आते थे, कहें तो इंडिया में आते थे, या फिर अगल बगल में जाते थे, इन सारे रूट को, इन सारे रास्ते को तुर्क ने ब्लॉक कर दिया, या फिर कहें तो अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। वर्ष 1453 की बात है ये। दिस फोर्स द यूरोपियन टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सी रूट्स। अब इसके कारण से ये जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन थे, इन लोगों को अब एक दूसरा रास्ता तलाशने की जरूरत पड़ी, दूसरा रास्ता खोजने की, ढूंढने की जरूरत पड़ी। अब ये लोग नदी, सागर, महासागर, इन सारे रास्ते से अब ये एक नया रास्ता तलाश रहे थे, क्योंकि वो जो रास्ता था जहां से ये आ रहे थे उसको तो कंट्रोल में कर लिया गया किसी अदर फोर्स के द्वारा, तुर्क्स के द्वारा। दूसरा, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज एक्सप्लोर such as Magellan, Christopher Columbus and Vasco da Gama made their mark in finding new sea route across the globe। अब यहाँ पर जो स्पेन के और जो पुर्तगाल के, ये सब यूरोपियन नेशन हैं, चाहे वो स्पेन की बात करें, चाहे पुर्तगाल की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, ये सब यूरोप महादेश के देश हैं। जब हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप एक महादेश है, और उसके अलग अलग नेशन, उसके अलग अलग देशों में इंग्लैंड का नाम आता है, पुर्तगाल का नाम आता है, स्पेन का नाम आता है, डेनमार्क का नाम आता है, जर्मनी का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो
ये जो यूरोपियन का ये यानी कि स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इन सारे लोगों का जो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था तुर्क के द्वारा, तो इन लोगों ने अलग सी रूट यानी कि जो पानी के माध्यम से, नदी, सागर, महासागर के माध्यम से ये लोग जो ये रास्ता ढूंढे, उसके लिए यहाँ पर कुछ व्यक्ति का नाम दिया गया हुआ है जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया इस रास्ते को ढूंढने में, यानी कि यूरोपियन नेशन को ईस्ट यानी कि कहें तो एशिया या फिर कहें तो इंडिया और इंडिया के आसपास के देश या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जोड़ने के लिए जो रास्ता इन लोगों ने ढूंढा, उसमें कुछ व्यक्ति के नाम दिए गए हुए हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया। ये लोग स्पेन और पुर्तगाल से थे, जिसमें एक नाम आता है मैगलन का, एक नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का, एक नाम आता है वास्को डी गामा का। इन लोगों ने सी रूट को फाइंड करने में अपना अहम योगदान दिया। The Renaissance period witnessed the great voyage of discovery and exploration। और ये जो पीरियड था, ये जो काल था, जहां पर एक तरफ रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, एक तरफ दूसरा रास्ता ढूंढना था, नदी के रास्ते, पानी के रास्ते, सागर के रास्ते, महासागर के रास्ते, तो यहाँ पर ये जो डिस्कवरी और जो एक्सप्लोरेशन हुआ, यानी कि ये जो आविष्कार हुआ, ये जो खोज हुआ, ये जो अलग अलग रास्ते ढूंढे गए, ये सब बड़े स्तर पर किए गए, क्योंकि यहाँ पर इन सारी चीजों की ही जरूरत थी, आवश्यकता थी। और कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आवश्यकता जो है वो किसी भी खोज की जननी होती है, या फिर कहें तो ये जो डिस्कवरी और जो एक्सप्लोरेशन था वो इस समय पे बड़े स्तर पर हुआ, क्योंकि इन लोगों को नया रूट तलाश करना था, इन लोगों को नया रास्ता ढूंढना था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस ने अमेरिका को वर्ष 1492 में ढूंढा। While a Portuguese sailor named Vasco da Gama discovered a new sea route to India in 1498। जबकि एक पुर्तगाल का नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था, उसने भारत के लिए, वहां से अपने देश से, अपने महादेश से भारत के लिए एक सी रूट की तलाश की, जो सफल हुआ वर्ष 1498 में। यानी कि 1492 में अमेरिका का खोज हुआ कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, जबकि वास्को डी गामा ने भारत के लिए अपने देश और अपने महादेश यानी कि पुर्तगाल, या फिर देश की बात करें या फिर महादेश की बात करें तो यूरोप से इंडिया का जो सी रूट ढूंढा, वो जो सफलता मिली वो वर्ष 1498 में मिली। और ऐसे ही बहुत सारे इस समय अलग अलग आविष्कार हुए, अलग अलग डिस्कवरी हुई और ये सारी बातें आई। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की, कि ये जो औद्योगिक क्रांति है ये क्या कहता है इस मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में, भारत के रिस्पेक्ट में और ग्लोबल हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, the labor-based economy of England switched over to machine and industrial progress। अगर हम लोग 18वीं शताब्दी के दूसरे हाफ की बात करें, यानी कि 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात करें, बाद वाले हाफ की बात करें, तो यहां पर देखा जा सकता है, यहां पर यह बात आती है कि जो इंग्लैंड का जो लेबर बेस्ड इकोनॉमी था, वो अब मशीन बेस्ड इकोनॉमी में या फिर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ स्विच करता चला गया, उधर मुड़ता चला गया। जो पहले इंसान हाथों से काम करता था, अब वहां पर वो हाथ को यहां पर मशीन का साथ मिल गया, यहां पर अलग अलग उद्योग और अलग अलग औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण से जो हैंड बेस्ड इकोनॉमी या फिर कहें तो लेबर बेस्ड इकोनॉमी था, वो मशीन बेस्ड इकोनॉमी में या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट करता चला गया, बदलता चला गया। जो हाथ से काम होते थे अब वो मशीन के द्वारा रिप्लेस होते चले गए। It began with the mechanization of the textile industry। और इसकी अगर बड़े स्तर पर कहें तो सबसे पहले अगर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ जिस इंडस्ट्री में, जिस उद्योग क्षेत्र में, वो था कपड़े का क्षेत्र, जहां पर ये जो लेबर बेस्ड इकोनॉमी है ये सबसे तेजी से और सबसे पहले बड़े स्तर पर मशीन बेस्ड इकोनॉमी में अगर या फिर मशीन बेस्ड
इंडस्ट्री में सबसे पहले जो तेजी से कन्वर्ट हुआ, उस इंडस्ट्री का नाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वस्त्र उद्योग था। बिफोर दिस स्विच ओवर द गुड्स वेयर ऑल द हैंडमेड, ये जो मशीन से पहले, ये जो जब तक मशीन नहीं आया था उससे पहले ये सारी चीजें जो हैं ये हाथ से निर्मित की जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी, यानी कि हाथ ही मशीन था, हस्तकला होता था। द मर्चेंट सप्लाइड द peasant family with a raw material and collected the finished product from them। ये जो व्यापारी थे वो जो अपने बुनकर हुआ करते थे, जो कपड़ा बनाते थे या फिर अलग अलग उद्योगों के लिए वो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल देते थे और उनसे कहते थे कि तुम बनाओ, और फिर उनसे ये सामान लेते थे और उसके बदले में उनको जो पैसा देना होता था देते थे। यानी कि जो व्यक्ति होता था वो ही मशीन हुआ करता था, वही रॉ मटेरियल उसको मिलता था, वो हाथ से बनाता था, फिर वो कच्चा माल को पक्का करता था, यानी कि ये जो मर्चेंट जो रॉ मटेरियल देते थे उसको ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता था और उसके बाद ये वापस कर देता था, जिसके बदले में इसको इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि आर्थिक लाभ मिलता था बुनकरों को। बट द सिस्टम लैग्ड टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग डिमांड फॉर द गुड्स, लेकिन ये जो प्रणाली था, ये जो सिस्टम था, ये जो सामानों की जो मांग थी, जो बहुत तेजी से मांग बढ़ रही थी, उसको ये मीट नहीं कर पा रहा था, उसकी ये पूर्ति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंसान है तो थकेगा ही, थकेगा तो वो कितना बना लेगा। भले ही बहुत सारे लोग भी अगर जुड़ जाएं, लाखों लोग जुड़ जाएं, सैकड़ों लोग जुड़ जाएं, बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, हजारों लोग जुड़ जाएं, कितना तेजी से काम हो जाएगा? होगा, बहुत तेजी से काम होगा, लेकिन फिर भी उस तेजी के काम का और जो डिमांड थी, जो मांग थी, इन दोनों के बीच में मैच या फिर इन दोनों के बीच का जो डिमांड सप्लाई का जो फॉर्मेट था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। जितना डिमांड था उतना तेजी से सप्लाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंसान है, इंसान को और भी बहुत सारे काम करने हैं, उसको थकावट होगी, और चूंकि डिमांड भी बढ़ रहा था तो यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था। Thus, by the end of the 18th century, the rich merchants set up factories, installed machine and started making machine-made goods। इसलिए 18वीं शताब्दी के अंत होते होते या फिर अंत के समय में, 18वीं शताब्दी जब बीत रहा था, उस समय ये जो अमीर व्यापारी थे उन्होंने फैक्ट्रीज सेट की, यानी कि उन्होंने उद्योग लगाया, कारखाना लगाया और वहां पर मशीन को इंस्टॉल किया, और वहीं से वो अब मशीन मेड्स गुड्स यानी कि मशीन से अब वो सामान निर्मित करते चले गए। जो हैंडमेड और जो मशीन मेड्स गुड है, इन दोनों में क्वालिटी से लेकर क्वांटिटी दोनों जो है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जो इंसान 1 घंटे में 1 काम कर सकता था, वो मशीन जो है 1 घंटे में 100 काम कर सकता था। तो ये सारी चीजें जो है वो डिमांड सप्लाई का जो मीट था, जो डिमांड सप्लाई का जो फुलफिलमेंट था, वो भी बढ़ता चला गया और क्वालिटी भी बढ़ता चला गया। दिस शिफ्ट फ्रॉम द मैनुअल सिस्टम टू द मशीन सिस्टम इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और यही जो बदलाव, यही जो व्यापक बदलाव हुआ मैनुअल सिस्टम से यानी कि हैंडमेड सिस्टम से, यानी कि मानव निर्मित प्रणाली से मशीन यानी कि संयंत्र वाले प्रणाली में, मशीन सिस्टम में, इसी को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। Further inventions such as railway, telegraph, electricity, etc. magnified both its impact and its ability to influence the future course of world history। फर्दर इन्वेंशन, इसके बाद और भी बहुत सारे आविष्कार हुए, चाहे वो रेलवे का आविष्कार हो, चाहे वो टेलीग्राफ का हो, चाहे वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का हो, या फिर और भी अलग अलग जो आविष्कार हुए, इसने क्या किया? तो मैग्निफाइड बोथ इट्स इंपैक्ट एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके आधार पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये जो औद्योगिक क्रांति था, इसको और ज्यादा बल मिला, और इन सारे चीजों के आविष्कार के बाद यह लगा कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मशीन है, ये जो औद्योगिक क्रांति है, ये हमारे भविष्य को या फिर कहें तो दुनिया के आने वाले समय को बहुत व्यापक तौर पे बदलने का क्षमता रखता है, बदल सकता है। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप दिस सिस्टम। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, मशीन की बात करें,
तो उसमें सबसे पहला नाम, जो पहले देश का नाम आता है वो इंग्लैंड आता है, क्योंकि इंग्लैंड ने ही सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी। इट लेटर स्प्रेड टू फ्रांस, जर्मनी, रसिया एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। बाद में ये धीरे धीरे यूरोप के यानी कि यूरोपियन महादेश के अलग अलग देशों में चलता गया, बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेट होता चला गया, जिसमें फ्रांस का नाम आता है, जर्मनी का नाम आता है, रसिया का नाम आता है, और भी अलग अलग यूरोपियन नेशन में ये डेवलप होता चला गया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। ये पहले भी हम लोगों ने बात कर रखा है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो है वो 18वीं शताब्दी में हुई, सेकेंड हाफ लास्ट में 18वीं शताब्दी के अंत में ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है, वही लिखा हुआ है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज फर्स्ट टू बी मशीनाइज्ड। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि सबसे पहले जो मशीनीकरण हुआ व्यापक तौर पे वो वस्त्र उद्योग पर हुआ, जिसको अंग्रेजी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। न्यू मशीन लाइक स्पाइनिंग, जेनी, पावर लूम एंड स्टीम इंजन वेयर इन्वेंटेड। यहाँ पर अलग अलग मशीन, चाहे वो बुनने का मशीन हो, सिलने का मशीन हो, आयरन करने का मतलब प्रेस करने का मशीन हो, ये सारी चीजों का आविष्कार होता चला गया। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसका जो मशीनीकरण था, इसका जो संयंत्रीकरण था, ये सारा कुछ आगे बढ़ता चला गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ता चला गया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो अपना प्रभाव डालता चला गया। अभी हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियड इन इंडिया का, लेकिन इसकी बात हम लोग इस कक्षा में नहीं करेंगे, इस कक्षा को देंगे यहीं पर विराम। यह हम लोगों का इस अध्याय का पहला कक्षा था। अब हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे, दूसरी कक्षा में बात करेंगे मॉडर्न पीरियड इन इंडिया और इसके आगे का, और वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है इस अध्याय में। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।